अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 6 पे बात करने जा रहे हैं, जो अपने नौयत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें हमने इसमें रखी हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है और फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट पे भी हम बात कर चुके हैं, वर्ब पे भी बात कर चुके हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आपको पता है कि टू है, इन है, ऑन है, एट है, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रेपोजिशन के बाद भी जो कोई चीज आएगी वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही कहलाएगी। इसलिए अब देखना है कि प्रेपोजिशन के साथ हम जुमला किस तरह बना सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है शी लेंड हर, उसने अपनी कार उधार दी टू अ फ्रेंड, एक दोस्त को। यानी यहाँ टू का माना, को के माना में है, उसने अपनी कार उधार दी एक दोस्त को। ही सोल्ड द कार टू अ बायर, उसने अपनी कार बेची टू अ बायर, एक खरीदने वाले को, यानी एक कस्टमर को उसने अपनी कार बेची। आई गेव द टास्क, मैंने टास्क दिया टू ऑल ऑफ देम, उन सबको मैंने टास्क दिया। वी टोल्ड द न्यूज, हमने खबर बताई टू एवरीवन, हर एक को खबर बता दी। यू पेड द मनी, आपने पैसे अदा किए टू मी, मुझको। तो यहां हमने देखा स्ट्रक्चर नंबर जो 6 है, इसमें हमने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है। अगर ये हमें प्रेपोजिशन जो है अच्छी तरह ये समझ आती है ये वाली, तो हम बाकी स्ट्रक्चर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहाँ हमने टू का ही इस्तेमाल किया है ताकि आपको अंदाजा हो कि ऑब्जेक्ट के बाद जब प्रेपोजिशन लगाते हैं, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो किस तरह ये जुमले बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर नंबर 6 जो है आपको आता है, स्ट्रक्चर का रूल आपने याद करना है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रेपोजिशन है, फिर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ये अगर आपको आता है तो उसके बाद आप प्रेपोजिशन लगाएंगे और इसका मीनिंग मैंने आपको भी समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या है। मैं लास्ट पे अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है WSH शेयरिंग, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो पहले भी हैं और अब आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो भी आपको मिल सके। और इसके साथ साथ फेसबुक पर जो मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आर्ट्स के नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आपको वहां भी मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 7 पे बात करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज जो है वो न्यू है, और ताकि इस स्ट्रक्चर को समझने से आप बहुत सारे जुमले खुद बना सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 7 है, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन और प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन पे भी हमने पहले बात कर चुके हैं। आज प्रोनाउन और नाउन के बाद एडजेक्टिव को हमने इस्तेमाल करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज देखना है कि एडजेक्टिव को हम लोग किस तरह यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो एडजेक्टिव है इसको हम देखते हैं आज। द गर्ल वॉश द प्लेट्स, लड़की ने प्लेट्स को धोया, क्लीन, साफ करने के लिए। ये तर्जमा है और इस सेंस में आपने इसको लेना है। देखिए दोबारा, द गर्ल वॉश द प्लेट्स क्लीन, लड़की ने प्लेट्स को धोया साफ करने के लिए। द बॉय फाउंड द ट्रंक, लड़के ने ट्रंक को पाया एम्प्टी, खाली पाया। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी हम पहले बात कर चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या है डिटेल के साथ, कि एडजेक्टिव जो है इंग्लिश ग्रामर में खास तौर पर बहुत सारी होती है। यहाँ मैंने से 4 की एग्जांपल दी है। इसी तरह द पुश, आई पुश द डोर, मैंने डोर को धक्का लगाया, ओपन, खोलने के लिए, मैंने दरवाजा खोलने के लिए उसको धक्का लगाया। द थीफ ब्रोक द डोर, थीफ ने दरवाजे को तोड़ा, ओपन, खोलने के लिए। तो यहाँ देखा हमने कि ये एडजेक्टिव जो है
इसको हमने यहाँ इस्तेमाल करना है और जो तर्जमे की सेंस है इसके मुताबिक अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता होगा, ये रूल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो फिर आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ जैसे देखें कि यह नाउन भी लिखा है और प्रोनाउन भी लिखा है। यहाँ आप प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे हिम है, हर है, देम है, अस है। ये भी जो प्रोनाउन है आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी जुमले बन सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर नंबर 7 है, ये भी आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। इसके नोट्स भी ले लें और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। लास्ट में तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 8 पे बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर 8 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर स्ट्रक्चर नंबर 8 जो दोस्त अहबाब जो लर्नर इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं, वो इस स्ट्रक्चर को करने के बाद ये अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसके करने से हम बहुत सारे नए जुमले आप खुद बहुत बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के स्ट्रक्चर की तरफ, जो स्ट्रक्चर नंबर 8 है इंग्लिश ग्रामर में, उस तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कितनी चीज़ें स्ट्रक्चर नंबर 8 में हम पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 8 है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है और फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। जो दोस्त अहबाब मेरे पहले लेक्चर देख रहे हैं उनको जानते हैं कि सब्जेक्ट फिर बात कर चुके हैं, वर्ब पे भी कर चुके हैं, प्रीपोजिशन भी कर चुके हैं और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट पे भी कर चुके हैं। आज एक नई चीज़ है, वो ये है कि हमने वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लेके आए हैं। जब वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आती है तो इससे कुछ हद तक मीनिंग चेंज भी होते हैं और लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कि वो वर्ब अपने साथ ये पर्टिकुलर जो प्रीपोजिशन है वो डिमांड करता है। तो आज हम देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे जो वर्ब हैं वो अपने बाद जो प्रीपोजिशन है वो कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रीपोजिशन जो डिमांड करते हैं और फिर इस तरह इनकी मीनिंग जो है और इनकी ट्रांसलेशन जो है वो की जाती है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं और जुमले हम किस तरह बना सकते हैं। जैसे देखते हैं ही बिलोंग टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ देखिए बिलोंग टू, बिलोंग के बाद टू आया है और ये बिलोंग अपने बाद डिमांड करता है कि टू में यहाँ पुट किया जाए, यहाँ लगाया जाए ताकि ये सही सेंस है। और जो नेटिव एक्सपर्ट इंग्लिश वाले लोग हैं वो ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं और ग्रामर में ऐसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद है शी वेट्स फॉर हर गेस्ट, वो वेट करती है अपने गेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए वेट जो है ये डिमांड करता है अपने बाद फॉर की और मोस्टली, और ये जो वेट है पर्टिकुलरली ये अपने बाद फॉर को डिमांड करता है। और इंग्लिश ग्रामर में जब हम इसको ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और हम अज़बर कर लेंगे कि बिलोंग के बाद टू आएगा, वेट्स के बाद फॉर आएगा, इससे हमारी ग्रामर में निखार भी आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगा और हम वो उसको सीख सकते हैं। और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वेदर दैट इज योर एग्जाम, whether you are going to do something in English, you want to write something in English, so you can choose these sentences and you can improve. Okay, उसके बाद है they fail in English, वो इंग्लिश में फेल हुए। तो ये फेल के बाद हमने प्रीपोजिशन इन को इस्तेमाल किया है और इस तरह ये जुमला बनेगा कि वो इंग्लिश में नाकाम हुआ। यू कंप्लेन ऑफ हर रूडनेस, आपने
गुस्ताखी पर या उसके अकड़पन पर कंप्लेन की, शिकायत की, तो कंप्लेन के साथ ऑफ आता है। और इसी तरह हु लाफ एट हिम, वो कौन, यहाँ अगर हम ईडी लगा दें तो हु लाफ एट हिम, उस पर कौन हंसा, तो इस तरह लाफ के बाद एट आएगा। ये प्रेपोजिशन अगर वर्ब के बाद हमें आती हो तो हम अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी मिसालें जो है आपके सामने और रखी हैं। अगर आप उनकी तरफ देखें कि बिलीव इन, बिलीव के साथ मोस्टली हम इन लगाते हैं, यकीन रखना। फोन ऑफ, फोन ऑफ के साथ हम फोन के साथ हमेशा ऑफ रखते हैं, यानी शॉप। इसी तरह केयर फॉर, देखभाल करना, तो इनके साथ आप जुमले बना सकते हैं। बहुत सारे जो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखी है, जैसे डियर टू, प्यार, ही इज डियर टू मी, तो आप टू, डियर के बाद टू लगाएंगे। होप, होप के बाद आप फोर लगाएंगे। और जेलस ऑफ, ही इज जेलस ऑफ यू, वो तो आपसे जेलस है, तो जेलस के बाद आप ऑफ लगाएंगे। इस तरह काइंड, काइंड टू, काइंड के बाद आप टू लगाएंगे। ही इज काइंड टू मी, वो मेरे साथ मेहरबान है। तो इस तरह आप इन वर्ब के बाद जो है आप जो प्रेपोजिशन है उसको लगाएंगे तो एक नया माना भी आता है। इसके साथ ये स्पेसिफिक वर्ब होते हैं, इनके साथ आपने ये स्पेसिफिक प्रेपोजिशन को लगाना होता है ताकि हम लोग ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो पेपरों में, ताकि हम मार्क्स अच्छे ले सकें और अपनी ग्रामर को पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करते चले जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और प्रेपोजिशन को याद करना पड़ता है, इसको मार्कअप करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप लोग रीडिंग करते रहते हैं, इसको लिखते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होती हैं, इनको मार्कअप करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना बार बार बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर आपको समझ आया है और आपने इसको अच्छी तरह नोट भी करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर मुझे क्वेश्चन करें, मैं इसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और आप मेरे जो चैनल है यूट्यूब पर, ये WSH शेयरिंग, इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और आइकन बेल पर प्रेस भी करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो भी मिल सके आसानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 9 को देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 9 में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के स्ट्रक्चर नंबर 9 में आप इन्फिनेटिव केस को पढ़ेंगे और सीखेंगे और इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है और इसको पढ़ने के बाद आप ये फील करेंगे और आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर जो है कितना इम्पोर्टेंट है। ये चाहे आप किसी राइटिंग में या ऐसे में इसको यूज़ करते हैं और या वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन्फिनेटिव केस जो है आपकी राइटिंग में बड़ा निखार पैदा करता है और बड़ा टेक्निकल भी है अगर ये हमें समझ आता है। देखते हैं कि इन्फिनेटिव केस है क्या और फिर ये देखते हैं कि इन्फिनेटिव केस का माना क्या है। जब आप कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप जुमले बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है स्ट्रक्चर 9 जिसको इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इसके बगैर आप राइटिंग में ऐसे है, आपका लेटर है, एप्लीकेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप कोई टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो ये इन्फिनेटिव केस आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फिनेटिव के बारे में अच्छी तरह आप जान सकें और कि इन्फिनेटिव की ट्रांसलेशन कैसे होती है और ये कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 9 जिसको हम इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसके अंदर देखें हमारे पास एक सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और उसके बाद हमारे पास टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें
कि इन्फिनिटिव बेसिकली किसे कहते हैं। तो इन्फिनिटिव जो है इंग्लिश ग्रामर में जो टू है, TO2, ये जो है ये बेसिकली इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ये इन्फिनिटिव है। और अगर उर्दू में देखना चाहें तो कि उर्दू में इसका क्या माना है, तो हम लोग इसको मस्दर के माना में लेते हैं। और अगर ट्रांसलेशन करते हुए अगर किसी वर्ब से पहले ही आए, वर्ब से पहले आए, एग्जाम्पल दैट अगर मैं यहाँ लिखूँ गो, तो इससे पहले टू लगाता हूँ, तो इसका माना ये होगा जाना। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ब लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ रीड लिखता हूँ, तो इससे पहले मैं टू लिखता हूँ, तो इसका मतलब होगा लिखना, इसका माना होगा पढ़ना। और अगर मैं टू के बाद राइट लिखता हूँ, तो इसका माना होगा लिखना। तो इस तरह ये अपने मीनिंग देता है। टू जो वर्ब से पहले आता है तो ये इन्फिनिटी का माना देता है। और ग्रामर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्फिनिटिव, ग्रामर में इन्फिनिटिव के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन गो फर्स्ट फॉर्म है, रीड फर्स्ट फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये टू के बाद इंग्लिश ग्रामर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। और इसका माना ना या में के माना में आता है। चलिए अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें इसकी एग्जाम्पल आ गई तो मुझे बड़ी आसानी के साथ हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे शी लाइक्स टू टीच, वो पसंद करती है टू टीच, पढ़ाना। तो देखा नून और ना का तर्जुमा आया, वो पढ़ाना पसंद करती है। ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, वो चाहता है टू प्ले खेलना, वो खेलना चाहता है, तो खेलना में नून ना आया है, तो देखा यहाँ नून आएगा। वी इंटेंडेड टू गो, हमने इरादा किया टू गो जाने का, हमने जाने का इरादा किया। दे फॉरगेट टू इनवाइट देम, वो भूल गए उनको इनवाइट करना, उनको दावत देना, तो एंड में नून ना आ रहा है। यू डिज़ायर टू ईट पिज़्ज़ा, तुमने ख्वाहिश की टू ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाने की, पिज़्ज़ा खाने की तुमने ख्वाहिश की। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। और मैंने यहाँ एक चीज़ और भी समझने वाली है, इन्फिनिटिव केस जो है उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ वर्ब आपको ऐसे याद हो, इसके बाद आप इन्फिनिटिव केस वाला वर्ब लेके आ सकते हैं। जैसे लाइक है, वोंट है, इंटेंट है, फॉरगेट है, डिज़ायर है। इसी तरह में यहाँ लिखे हैं, जैसे लाइक है, लव है, वोंट है, विश है, स्टार्ट है, फियर है, फॉरगेट है, स्टार्ट है, एग्री है, डिसाइड है, इंटेंट है, लर्न है, होप है। ये सारे जो लिखे हैं, ये जब आप यूज़ करेंगे, इनके बाद आपने इन्फिनिटिव केस को लेकर आना है, यानी इनके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको आप मदद कर लें, इसको याद कर लें, तो याद करने के बाद आप इसको आसानी से जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को जो WSH शेयरिंग है, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और आइकन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो भी आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर नंबर 10 को देखेंगे कि 10 जो स्ट्रक्चर है ये इंग्लिश ग्रामर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एक नई चीज़ है, जैसे सब्जेक्ट आया है जो हम स्टडी कर चुके हैं, वर्ब है उसके बाद कर चुके हैं। आज सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो जर्न है कि इंग्लिश ग्रामर में जर्न से क्या मुराद है और इससे हम कितने नए जुमले बना सकते हैं। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आती है इस स्ट्रक्चर की और आप जर्न के ऊपर आपको कुछ ग्रिप आ जाती है, तो फिर आप बहुत सारे जुमले जो हैं बना सकते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 10 और इसमें जो जर्न है उसको भी हम देखते हैं।
तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 10 है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारे पास जेरेंड है। तो जेरेंड को जानने के लिए अगर आप इस तरफ देखें, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ये देखें आपके पास है जेरेंड में, जेरेंड से मुराद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। जैसे गो है, गो के साथ अगर मैं आईएनजी का इजाफा करता हूँ गोइंग, तो ये आईएनजी के साथ गोइंग बन जाता है। और इसी तरह रीड के साथ आईएनजी का इजाफा करता हूँ तो ये रीडिंग बनता है, और इस तरह राइट के साथ आईएनजी का इजाफा करूँ तो ये राइटिंग बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यू हो या पास्ट कंटिन्यू हो या फ्यूचर कंटिन्यू हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, उसमें भी आईएनजी आता है, लेकिन वो कंटिन्यू टेंस के लिए आता है। लेकिन यहाँ जेरेंड से मुराद कंटिन्यू नहीं है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से इसका माना देखिएगा एंड पे नून अल्फ ना के माना में आएगा या ने के माना में आएगा, या समहाउ आगे आप देखेंगे है करते हुए या होते हुए का माना में भी आता है, लेकिन मोस्टली आप इसको ना या ने के माना में इस्तेमाल करते हैं। और ये जब आपको इस बात की समझ आई है, उस तरफ हम फिर इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या माना देता है। देखते हैं शी इंजॉय कुकिंग, वो इंजॉय करती है कुकिंग, खाना पकाने को, यानी खाना बनाने में वो इंजॉय करती है। ही स्टार्टेड प्लेइंग गेम, उसने शुरू की प्लेइंग गेम, गेम खेलना, उसने गेम खेलना शुरू किया। तो गेम खेलना एंड पे ना का तर्जुमा आ रहा है, आप इसको अच्छी तरह समझें। और इसी तरह आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, राइटिंग स्टोरी, स्टोरी लिखना, स्टोरी आप स्टोरी भी कर सकते हैं। मैंने एक स्टोरी लिखना, मैंने एक स्टोरी लिखना शुरू, मैंने एक स्टोरी लिखना, मैंने लिखने की कोशिश की। तो लिखना ये लिखने का तर्जुमा यहाँ पे आ रहा है। वी एडवाइज, हमने नसीहत की, ऑफरिंग प्रेयर, नमाज पढ़ने की हमने नसीहत की। तो देखें जितने भी जेरेंड के माना आ रहे हैं, कुकिंग इसका माना होगा पकाना, प्लेइंग का मतलब खेलना, राइटिंग का मतलब लिखना, ऑफरिंग का मतलब नमाज पढ़ना। तो ये जेरेंड जो है ये इंफिनिटिव की तरह काम करता है, लेकिन इसका माना भी वही होता है, लेकिन इसमें आईएनजी हम यूज करते हैं। एक आप ये जैसे आपने इन वर्ब को याद रखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ये जो स्पेसिफिक पैटर्न है जेरेंड का, अगर आपको इनके वर्ब आते हैं, उस वर्ब जो स्पेसिफिक वर्ब है उनके बाद ही आप जेरेंड लगा सकते हैं, इंफिनिटिव नहीं लगा सकते। जैसे कुछ जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है, आपको 8-10 आपको वर्ब की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद आपने जेरेंड लगाना है। जैसे एंजॉय है, स्टार्ट है, ट्राई है, एडवाइज है। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख रहे हैं, ये लाजमी है कि आपने इन वर्ब्स के बाद जेरेंड लगाना है, यानी आईएनजी वर्ब के साथ यूज करना है। जैसे स्टार्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपने जो भी आगे वर्ब लेके आना उसके साथ आईएनजी लगाना है। एंजॉय है, हेल्प है, एडवाइस है, ट्राई है, फिनिश है, ये सब क्यों? अगर ये 10-15 आपको वर्ब याद हो जाए और इसके बाद आपने जो भी लगाना है वर्ब, उसके बाद आपने आईएनजी लगाना है, यानी जेरेंड को यूज करना है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं, कोई 8-10 वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लव है, लाइक है, हेट है। ये जो वर्ब है ये मैंने यहाँ लिखा है, ये कॉमन है कि ये जेरेंड में और इंफिनिटी में दोनों में इस्तेमाल हो जाते हैं, ये दोनों में इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ मिसाल लिखता हूँ कि he likes to go, वो जाना पसंद करता है। आप ये भी लिख सकते हैं he likes going, ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये पहला केस आपका इंफिनिटिव का है, और दूसरा जो है आपका ये इंफिनिटिव है आपका, और ये आपका जेरेंड है। तो ये दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लव है, लाइक है, हेट है, इस तरह ये दोनों में यूज कर सकते हैं।
लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम ये वर्ब जो मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक होते हैं ये यही पैटर्न के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है, आई एंजॉय प्लेइंग, मैं इंजॉय करता हूँ प्लेइंग खेलना, मैं खेलना पसंद करता हूँ। अगर मैं इसको जेरंड में लेके जाऊँ, इसको इन्फिनिटी में लेके जाऊँ, आई एंजॉय टू प्ले, तो ये मैंने लिखा, देखिए इसको मैंने क्रॉस किया है, ये गलत होगा। क्यों? इंजॉय के बाद आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो इसका तर्जुमा ठीक होगा, टू नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ आप देखिए कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो दोनों में ही यूज हो सकते हैं, इन्फिनिटी में भी यूज हो सकते हैं और जेरंड में भी यूज हो सकते हैं। लेकिन ये जो एंजॉय है ये अपने बाद में जेरंड को पसंद करता है, लेता है, डिमांड करता है, लेकिन एंजॉय जो है अपने पास टू को या इन्फिनिटी केस को नहीं लेता। होप कि आपको ये जो लेक्चर है आज का जो सेक्शन नंबर 10 है आपको समझ आई होगी कि जेरंड कितना इंपॉर्टेंट है और जेरंड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को डिमांड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो स्ट्रक्चर नंबर 10 है और लेक्चर है आपको समझ आया होगा और आप इसको नोट भी करें। ये सारी एग्जाम्पल जो मैंने दी हैं इसको नोट करें, अपने पास लिखें। और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं एम्बिग्विटी नज़र आती है, कहीं डिफ़िकल्टी फील होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका इंशाल्लाह आंसर दूंगा कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम है आपको, तो मैं उसका इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन बताऊंगा, उसका हल बताऊंगा। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप जो मेरा ये चैनल है WSH शेयरिंग, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। और जो बेल आइकन है जिस पे ऑल लिखा होता है बेल आइकन के साथ, उसको प्रेस करें ताकि वो मेरी आने वाली जो नई वीडियो हैं, जो आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो आगे ग्रामर की बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, वो भी आप तक पहुँच सकें और ताकि आप लोग नई से नई चीज़ को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।